जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखिए, पिछले वीडियो में हमने मौर्य काल का चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और आज दोस्तों हम पढ़ेंगे मौर्य काल में बिंदुसार के बारे में। अब कौन था बिंदुसार, कैसा शासक था ये, इतिहास की एक कथा मैंने आपको बताई थी और एक बहुत बड़ी बात बताई थी इतिहास के बारे में कि जिसका बाप अच्छा होता है उसका बेटा नालायक निकलता है, और जिसका बेटा अच्छा था उसका बाप थोड़ा सा ऐसे निकलता है। तो वही चीज़ यहाँ पर सिद्ध होती है। मौर्य काल में हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो मुझे लगता है कि बिंदुसार को एक ही बार में याद हो जाएगा आपको, है ना। तो देखिएगा, बिंदुसार के बारे में अगर हम बात करें तो बिंदुसार का शासनकाल कब से कब तक चलेगा। ये सब राजा जो बने हैं ना, ये कहाँ के राजा है, तो बिंदुसार राजा बना कहाँ पर, मगध का राजा। आप सभी को बता दें, हमारा चल रहा है मौर्य वंश, और मौर्य वंश में हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो मौर्य वंश जो चलता है आप सभी को पता है 322 ईस्वी से लेकर 185 ईस्वी तक, सॉरी हाँ, ईसा पूर्व तक हमारा चलता है क्या, मौर्य वंश चलता है। तो 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक चलता है। तो हमने अभी तक पढ़ लिया कहाँ से, 322 से लेकर 298 तक तो पढ़ लिया। 298 में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है और चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना कर लेते हैं श्रवण बेलगोला में। और उसके बाद में बिंदुसार की क्या होती है यहाँ पर, बिंदुसार जो है राजा बनता है कब, 298 में। तो बिंदुसार कब राजा बनता है, 298 में राजा बनता है। तो ध्यान देना, बिंदुसार राजा बनेगा कहाँ का, मगध का राजा बनेगा। तो बिंदुसार राजा बनता है 200, बिंदुसार, यहां ध्यान देना, बिंदुसार राजा बन गया कहां का, मगध का। बिंदुसार राजा बना था 298 ईसा पूर्व में राजा बना, और 273 तक राजा यही रहेगा। समझ में आ रही कहानी आप लोग। यानी कि 298 में अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार क्या बनता है, राजा बनता है। अब बिंदुसार के बारे में थोड़ी सी बेसिक बातें करते हैं। देखो, बिंदुसार के बारे में उल्लेख मिलता है कि बिंदुसार जो पुत्र था ना, ये था तो चंद्रगुप्त का ही, लेकिन चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम तो हेलेना भी था। लेकिन इतिहास ये बताता है कि ये हेलेना का पुत्र नहीं था, क्योंकि आपको मैंने एक बात बताई थी, उस वीडियो को अगर आप देखोगे तो उसमें आपको ये बात मिलेगी कि चाणक्य जब गया था, कब गया था, जब हेलेना का विवाह हो रहा था चंद्रगुप्त के साथ। तो चाणक्य जाके मना कर देता है कि नहीं, विवाह नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा गुरुजी, इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं शर्त रखूंगा। और चाणक्य ने 3 शर्त रखी थी कि एक तो हेलेना का विवाह तो हो जाएगा, लेकिन हेलेना कभी भी चंद्रगुप्त के राजकार्य में बाधा नहीं डालेगी। हाँ, बाकी घर का सामान मंगवाना हो, सब्जी तेल वगैरह मंगवाना, तो वो फ़ोन करके मंगवा सकती है, लेकिन राजकार्य में बाधा नहीं डालेगी हेलेना। दूसरा शर्त ये रखी चाणक्य ने कि हेलेना का जो बेटा होगा ना, वो भारत की राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। यानी कि हेलेना का बेटा चंद्रगुप्त के बाद राजा नहीं बनेगा, भले दूसरी पत्नी का बन जाएगा पर हेलेना का नहीं बनेगा। क्यों, इसका कारण था क्योंकि हेलेना विदेश की थी, और विदेश का अगर यहाँ आके बस जाएगा भारत में तो फिर उसका ही वंश चलेगा। इसलिए, जो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप समझ भी रहे होंगे इस बात को, ऐसा हो रहा है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर हेलेना का बेटा नहीं था ये, ऐसा बताते हैं कि ये दुर्धरा का बेटा था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की दूसरी पत्नी थी दुर्धरा, उसी से पैदा हुआ था कौन सा, बिंदुसार। बिंदुसार जो था, इसका नाम बिंदुसार कैसे पड़ता है, तो मैं थोड़ी सी बात बताता हूं आपको। चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री कौन था, चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री चाणक्य था। चाणक्य क्या करता था कि उस समय विष कन्याएं होती थी। उस समय में क्या होती थी, विष कन्या होती थी, और विष कन्या जिसको भी काट लेती थी वो आदमी मर जाता था, क्योंकि विष कन्या होती थी। विष कन्या मतलब जहर होता था, तो वो जिसको भी काट लेती थी वो आदमी मर जाता था। और इन्हीं विष कन्याओं से बचाने के लिए चाणक्य ने क्या किया, थोड़ा थोड़ा जहर मिलाकर दूध में मिलाकर पिलाने लगा। तब कहते हैं कि अचानक वो दूध जो है, वो जहर वाला दूध कौन पी लेती, दुर्धरा पी लेती गलती से। और दुर्धरा उस समय गर्भवती थी। कहते हैं कि दुर्धरा की तबीयत खराब होती है, और जब तबीयत खराब होती है दुर्धरा की और पेट में था बच्चा, तो कहते हैं कि चाणक्य साहब, अब चाणक्य तो डॉक्टर भी था, चाणक्य तो डॉक्टर वाला काम कर दिया चाणक्य ने।
कहते हैं कि जब पता चला चाणक्य को दुर्धरा की तबीयत ज़्यादा खराब है, तब पहली बार दुर्धरा का क्या करता है, सिजेरियन से ऑपरेशन कर देता है। कौन? चाणक्य। चाणक्य चरण लिखा गया है गलती से, चाणक्य है ये, चाणक्य। और चाणक्य कर देता है क्या, ऑपरेशन। कहते हैं कि पहली बार भारत के अंदर पहली बार सिजेरियन से बच्चे का जन्म होता है। सिजेरियन से बच्चे का जन्म हुआ था, वह आदमी कोई और नहीं था, वह आदमी था बिंदुसार। कहते हैं कि ये जहर के कारण जब इसका जन्म हुआ तो इसके चेहरे पर काले काले बिंदु पड़ गए थे, इसीलिए इसका नाम रखा गया क्या, बिंदुसार। समझ में आया? अब यहाँ पर जो है सिजेरियन से पहला बच्चा जन्म हुआ था भारत में, पहली बार सिजेरियन मतलब ऑपरेशन से, पहली बार ऑपरेशन से बच्चा। कहते हैं कि चाणक्य ने दुर्धरा का पेट चीरा, बच्चे को बाहर निकाला, पर दुर्धरा मर जाती है। यानी कि दुर्धरा को तो नहीं बचा पाया वो, लेकिन इस लड़के को जरूर बचा लिया। कहते हैं कि चाणक्य ही डॉक्टर था उस समय का, और सिजेरियन से बच्चा हुआ बिंदुसार। तो बिंदुसार पहला आदमी था जिसका जन्म कैसे हुआ है, ऑपरेशन से हुआ है। अब आजकल तो भारत में तो ये स्थिति है कि हर 20 गर्भवती महिलाओं में जो ये मान के चलो 19 का तो हो ही जाता है ऑपरेशन। आजकल तो ऑपरेशन तो ट्रेंड चल रहा है हमारे यहाँ पर, जबकि ऑपरेशन ये ऐसा माना जाता है कि ऑपरेशन नॉर्मल जो डिलीवरी होती है, नेचुरल डिलीवरी, उसकी बात ही अलग है, वो बच्चा ही अलग होता है। बल्कि हमारे यहाँ पर तो चंद पैसों के लिए जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल में यही हो रहा है ना, ऑपरेशन। थोड़ा बहुत ये हुआ तो वो हुआ तो ऑपरेशन, बिना ऑपरेशन के कहाँ बच्चे आजकल, क्योंकि इतना टाइम कहाँ है लोगों के पास। कहने का मतलब है जनसंख्या तेज़ी से बढ़ानी है ना, भारत के पास इतने लोगों के पास टाइम भी नहीं है, और पैसा भी हॉस्पिटल वालों का अच्छा खासा मिल जाता है। जबकि आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे ना, नॉर्मल डिलीवरी होती है सरकारी में, अधिकतर सरकारी हॉस्पिटल में आपको नॉर्मल डिलीवरी ही मिलेगी। हाँ, रियर केस में ऑपरेशन होता है, बल्कि ऐसा नहीं होता है। बाकी थोड़ा सा प्राइवेटीकरण में थोड़ा सा पैसों का मामला रहता है, इसलिए वो करते हैं। खैर वो अलग मामला है। यहाँ पर दुर्धरा जो है, दुर्धरा की मृत्यु हो जाती है, और बिंदुसार यहाँ पर क्या बन जाता है, बड़ा होता है धीरे धीरे। अब बिंदुसार को पता चला कि मेरी माँ जो मरी है ना, वो किस कारण मरी है, वो उसका एक ही कारण है, कौन, चाणक्य। मेरी माँ को तो चाणक्य ने जहर दे दिया, इसलिए मेरी माँ मर गई थी। इसलिए बिंदुसार और चाणक्य के यूं हो गई। यूं मतलब जानते हैं आप लोग, यूं का मतलब है दुश्मनी हो जाना। कहते हैं कि बिंदुसार का मंत्री नहीं बनेगा चाणक्य। बिंदुसार का मंत्री चाणक्य नहीं बनता है, ध्यान देना। कौन बनेगा मैं बताऊंगा आगे। इसका मंत्री बनता है राधागुप्त, यानी कि इसका जो मंत्री बना था ना बाद में, वो बना था राधागुप्त। याद रखना, बिंदुसार का मंत्री कौन बनता है, राधागुप्त बनता है, जो कि बाद में फिर आगे चल के इनके बेटे का मंत्री बनेगा वो। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होता है। बिंदुसार के बारे में और भी बातें बताता हूँ मैं। इतना समझ में आया सभी को। बिंदुसार का शासक कब बना, तो शासक बना कब, 298 में शासक बना। इसके घर परिवार की बातें ये थी कि दुर्धरा इसकी माँ का नाम था, सिजेरियन से पहली बार जन्म हुआ भारत के अंदर। डॉक्टर कौन है, डॉक्टर है अपने चाणक्य जी, ठीक है ना। इसके बाद में बिंदुसार जी जो है, इस बिंदुसार ने क्या किया था, बिंदुसार जो था उसने अपना मंत्री चेंज कर लिया था, चाणक्य को मंत्री नहीं बनाया था, क्योंकि उसने ऐसा मानता है बिंदुसार कि इसने मेरी माँ को मारा था, इसलिए चाणक्य ने को मंत्री नहीं बनाता, किसको बनाता, राधा गुप्त को बनाता है। अब ध्यान दो, इधर उल्लेख मिलता है कि 298 में बिंदुसार के बनता है, राजा बनता है। इधर चंद्रगुप्त के जो संबंध थे ना, वो सीरिया से अच्छे खासे थे, यानी कि चंद्रगुप्त के संबंध जो थे ना, वो सीरिया से अच्छे खासे थे। थोड़ी और बातें करते हैं बिंदुसार के बारे में, है ना। बिंदुसार के बारे में उल्लेख मिलता है कि इसके टोटल 16 पत्नियां थी। ओ हो, कितनी पत्नियां थी, 16 तो पत्नियां थी इसके। और 16 पत्नियां के बाद में ऐसा बताते हैं कि 101 इसके पुत्र थे। 16 पत्नियों से 101 पुत्र का जन्म हुआ। एवरेज निकालो कितना आ रहा है, एक के ऊपर कितना आ रहा है, तो 16 32 16 48, मतलब लगभग 6 का एवरेज आ रहा है। मतलब हम 2 हमारे 6, ये एवरेज निकल के आ रहा है। हाँ, पहले का ज़माने में ऐसा होता था कि हम दो हमारे 1, और यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ हम 2 हमारे 6 हो रहा है। ठीक
ठीक है ना। तो कहते हैं कि इसके 16 पत्नियां थी, जिसमें से 101 पुत्र का जो है इनका जन्म हुआ था। अब ध्यान देना दोस्तों, ये तो हो गई बात। हाँ, इनके 100 पुत्रों के नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको केवल और केवल 3 ही पुत्रों के नाम याद रखना है। देखो, इनके जो 100 पुत्र थे उसमें से 3 पुत्रों के नाम याद करना है आपको। पहला पुत्र, उससे छोटा वाला पुत्र और सबसे छोटा वाला पुत्र। देखो, बड़ा ही बड़ा जो था ना, यानी कि बड़ा जो पुत्र था उसका नाम था सुसीम। कौन था भाई? बड़ा ही बड़ा जो पुत्र था उसका नाम था सुसीम। उससे छोटा, यानी कि उससे छोटा, इससे छोटा कौन था? इससे छोटा था अशोक। कौन था? अशोक था। दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ भाई। देखो, पुत्रों के बारे में थोड़ा सा दिख रहा होगा, वैसे तो नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ भाई। 101 पुत्र थे। सबसे बड़ा भाई, बड़ा ही बड़ा कौन था? बड़ा था सुसीम। इससे छोटा, यानी कि इससे छोटा, यानी कि सेकंड नंबर का, इससे छोटा था कौन? अशोक। अशोक था। और सबसे छोटा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा पुत्र कौन था, तो सबसे छोटा था कौन? तिष्य। तिष्य नाम का एक पुत्र था, सबसे छोटा था वो। तो इसके 3 पुत्र थे। बड़े ही बड़ा कौन था? सुसीम था, अशोक और तिष्य। अब ध्यान देना दोस्तों, 100 पुत्रों में से मेन तो यही याद रखना आपको, क्योंकि आपकी जो एग्जाम्स के हिसाब से जो आईएमपी है ना, वो यही है। जो बड़ा पुत्र था ना, यहां पड़ता है तक्षशिला। तो तक्षशिला का जो राज्यपाल था ना, वो बनाया था इसने किसको? यहां पर छोड़ा था सुसीम को। कहते हैं कि यहां पर सुसीम को इसने अपना मंत्री नियुक्ति किया, यहां का राज्यपाल नियुक्ति किया। जबकि अगर बात करूं मैं इधर की, तो उल्लेख मिलता है कि इसने अवंती प्रांत भी इसके अधीन ही था। और अवंती का प्रांत जो था, अवंती प्रांत के बारे में उल्लेख मिलता है कि यहाँ पड़ता है अवंती। और अवंती प्रांत का मंत्री बना रखा था इसने किसको? अशोक को बना रखा था। और जबकि जो तिस बचा, तिस इसके पास ही रहता था, मगध में। अब ध्यान देना दोस्तों, अवंती अशोक कहाँ बन गया? अवंती का। और सुसीम बन गया कहाँ पर? तक्षशिला का। अब ध्यान देना, इसी समय कहते हैं चंद्रगुप्त के संबंध अच्छे थे इधर से, सीरिया के शासक से। अब सीरिया के शासक से अच्छे संबंध थे, तो इसका फायदा कौन उठाएगा? बिंदुसार। अब आपको पता चलेगा बिंदुसार किस टाइप का आदमी है। ध्यान देना, कहते हैं कि सीरिया का शासक था जिसका नाम था एंटीयोकस। एंटीयोकस नाम याद रह जाएगा आपको। एंटीयोकस, एंटीयोकस हो जाएगा? नहीं होगा? हो जाएगा। नहीं हो तो एक काम करना, इसका ये याद कर लेना। इसका एक और राजदूत था, राजदूत। इसका याद नहीं रहे तो राजदूत का तो कर ही लेना। ये नहीं याद होता तो इसका कर लो, डाईमेकस। अब हो जाएगा? मेकअप करना है डाई लगाकर। हाँ, डाई लगाकर क्या करना है? मेकअप करना है। तो डाई से मेकअप हो जाएगा। तो मेकअप ना लगाकर मेकस कर लेना उसको, तो डाई मेकस हो जाएगा। ठीक है ना। तो सीरिया के शासक एंटीयोकस का राजदूत आया था डाईमेकस। डाईमेकस तो याद रखिएगा आप लोग, डाईमेकस ये आया था। कहते हैं कि ये आया नहीं था, बिंदुसार ने ही लेटर लिखा था। लेटर, LATTER, लेटर लिखा। और लेटर लिखा किसको? एंटीयोकस को। बोले भाई कुछ चीजें भेज। बिंदुसार ने कुछ चीजों की मांग की। क्या मांग की? 3 चीजों की मांग की। इसने 3 चीजों की मांग की थी। और 3 चीजों की मांग क्या की? किसने मांगा? बिंदुसार ने मांगा। किससे मांगा? एंटीयोकस से मांगा। कितनी चीजें मांगी? 3 चीजें मांगी। कौन कौन सी मांगी? ध्यान दो इधर। 3 चीजों की मांग की थी। पहली इसने मांगी भाई, अंगूरी शराब भेज दे। क्या भेज दे? अंगूरी शराब भेज दे। अंगूरी शराब, अंगूरी शराब जानते हैं आप लोग? अंगूरी शराब एक बहुत अलग अंगूर से बनने वाली शराब है। अंगूरी शराब बड़ी मीठी शराब होती है ना। अंगूरी शराब कैसी होती है? मीठी शराब होती है। आज अंगूर की बेटी ने बगावत कर ली, नहीं अंगूर की बेटी से मोहब्बत कर ली, सेठ साहूकारों से बगावत कर ली, वो तो अच्छा हुआ कि अंगूर को बेटा ना हुआ।
है ना, क्योंकि उसकी बेटी ने उठा रखी है सर पर दुनिया, है ना। हालांकि वो गाना क्या है आगे पीछे हो गया होगा, चलो छोड़ो उसको, पर अंगूर शराब पर तो गाना भी बना है ना। चलो अब ध्यान देना आगे। अंगूरी शराब के बाद में एक और चीज आती है, इसने मंगवाई थी क्या, अंजीर। कौन से वाले, सूखे अंजीर मंगवाए थे इसने। तो अंजीर मंगवाए कौन से वाले, सूखे वाले अंजीर, यानी कि सूखे अंजीर मंगवाए थे इसने। इसके बाद में तीसरी चीज मंगवाई थी इसने, दार्शनिक भेज दे। क्या भेज दे, दार्शनिक। इन 3 चीजों की मांग की थी। तब कहते हैं कि एंटीयोकस ने अपने राजदूत डाइमेकस को बोले जा अपने बिंदुसार के खातिर तू एक काम कर, ये 2 चीजें ले जा। एक तो ले जा क्या, अंगूरी शराब, और एक ले जा क्या, सूखे अंजीर। क्या नहीं ले जाना है, दार्शनिक नहीं ले जाना है, बाकी ये 2 चीजें ले जानी है। क्योंकि दार्शनिक जो है उसमें लेटर में लिखकर भेजा उसने कि भाई डाइमेकस जाकर बोलना उसको कि दार्शनिक नहीं भेजते, हमारे यहाँ परंपरा नहीं है कि हम किसी दार्शनिक को भेजें। भाई दार्शनिक आप जानते हो दार्शनिक किसे कहते हैं, दार्शनिक उसे कहते हैं जो हमारे विद्वान होते हैं ना, जैसे आर्यभट्ट साहब है, उन्होंने शून्य की खोज की, सारी बातें की, है ना, पाई का मान बताया, सब बताया। तो ऐसे व्यक्ति को हम किसी को दे सकते हैं क्या, नहीं, यानी कि वो हमारे दार्शनिक है, उनको हम किसी और देश को नहीं दे सकते। इसीलिए सीरिया के शासक ने कहा कि डाइमेकस बिंदुसार को जाके बोलना कि हम दार्शनिक किसी को देते नहीं हैं। हाँ, आपको 2 चीज़ें चाहिए थी, 2 चीज़ें हम भेज रहे हैं। एक तो भेज रहे हैं क्या, अंगूरी शराब, एक भेज रहे हैं सूखे अंजीर, लेकिन दार्शनिक हम नहीं बेच सकते हैं। समझ में आ गई बात। तब कहते कि डाइमेकस आया था किसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में। अब समझ में आया आप लोगों को कि जो 16 पत्नियां थी ना और 101 पुत्र थे, तो लाजमी है कि उसको शराब की जरूरत और अंजीर की जरूरत जरूर पड़ेगी, ठीक है ना। तो ध्यान देना दोस्तों, राजकार्य में कब ध्यान दिया होगा मुझे तो ये समझ में नहीं आता है, चलो कोई बात नहीं। तो यहां तक समझ में आया होगा आपको कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीयोकस से 3 चीजों की मांग की थी, पहली अंगूरी शराब, दूसरा अंजीर सूखे वाले, और दार्शनिक। अब इसमें से डाइमेकस आया, इसका राजदूत। डाइमेकस क्या लेकर नहीं आया था, यह प्रश्न आता है। तो क्या नहीं लाया था, दार्शनिक नहीं लाया था। क्या लाया था, अंगूरी शराब लाया था, अंजीर लाया था सूखे वाले, पर यह नहीं लाया था ना। आप ध्यान देना आगे कहानी क्या है, सुनो ध्यान से। आप सभी को पता है सुसीम कहाँ का मंत्री है, भाई राज्यपाल कहाँ का है, तक्षशिला का। अवंतिका कौन है, अशोक है। उल्लेख मिलता है कि सुसीम जो था, एक बार क्या हुआ, तक्षशिला में विद्रोह हुआ। क्या हुआ, विद्रोह हुआ। विद्रोह हुआ तो कहते हैं कि सुसीम यहां से भागा, भाग के पिताजी के पास आया, बोला पिताजी विद्रोह से मैं तो मेरे से नहीं दब रहा है विद्रोह, ये विद्रोह मेरे से नहीं संभल पा रहा है। कहते हैं कि वो भाग के पिताजी के पास आया। तब बिंदुसार ने भेजा किसको, अशोक को भेजा था कि भाई अशोक तू जा और इस विद्रोह को दबा के आ। तब कहते हैं कि यहां से अशोक गया और अशोक ने इस विद्रोह को दबा दिया था। अशोक ने क्या किया था, इस विद्रोह को दबा दिया था। अब यहां से एक बात सिद्ध होती है, बात क्या सिद्ध होती पता है आपको, बात यह सिद्ध होती है कि योग्य कौन है, भाई जिसने विद्रोह को दबाया, ना कि जो देखकर भाग गया। जिसने दबाया है वो योग्य है। इसका मतलब सुसीम योग्य है कि अशोक योग्य है, अशोक योग्य है क्योंकि उसने विद्रोह को दबा दिया था। तो याद रखिएगा अशोक जो था वो योग्य माना गया था, जबकि सुसीम को योग्य नहीं माना गया था। पर बिंदुसार ये चाहता था कि कौन राजा बने, सुसीम ही राजा बने। बिंदुसार भी यही चाहता था, वो बिंदुसार कभी नहीं चाहता था कि अशोक राजा बने। याद रखना आप लोग, बिंदुसार ने कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद में सुसीम तुमको ही राजा बनना है। परंतु राधागुप्त जो थे ना, राधागुप्त चाहते थे कि नहीं अशोक राजा बने, और विक्रम भट्ट, क्योंकि चाणक्य की तो मृत्यु हो गई थी। भाई चाणक्य की मृत्यु हो जाती, ये नहीं बताया किस कारण मृत्यु हुई थी, लेकिन चाणक्य की मृत्यु के बारे में बता देता हूं मैं। चाणक्य का जन्म की अगर बात करें तो लगभग 375 ईस्वी में इनका जन्म, ईसा पूर्व में जन्म माना जाता है। और इनके पिताजी का नाम चणक था, चणक। चाणक्य के पिता का नाम क्या था, चणक था। और चाणक्य की मृत्यु के बारे में उल्लेख मिलता है कि इनकी मृत्यु लगभग 283 ईसा पूर्व में हुई थी, पर यह कारण नहीं पता है कि कब हुई थी, मतलब कैसे हुई थी, ये उल्लेख नहीं मिलता चाणक्य की मृत्यु के बारे में।
हालांकि जो साक्ष्य मिलते हैं वो यही है कि मृत्यु 283 ईसा पूर्व में और जन्म इनका 375 में। चाणक्य के बारे में बता रहा हूँ मैं, है ना। हाँ, फिर ध्यान देना, अब क्या होता है, सुसीम योग्य हो गया, योग्य नहीं हुआ, अशोक योग्य हो गया। तब क्या होता है कि राधागुप्त को ये बात समझ में आती है कि योग्य कौन है, अशोक योग्य ना कि सुसीम। तब कहते हैं कि यहाँ पर बिंदुसार की मृत्यु का समय आ रहा था, उसी समय कहते हैं कि यहाँ से तिष्य को भेजा और तिष्य ने बोला अशोक चलो जल्दी जल्दी, बापू जाने वाला है। पता चला नहीं तो सुसीम वापस भेज दिया था। यहीं पर जब अशोक वापस आ गया था तो अशोक यहीं आ गया था और सुसीम जाकर तय हो गया था, मतलब जैसा का वैसे ही हो गया था। सब विद्रोह के बाद में सब वैसे के वैसे हो गए थे जहां पहले थे। कहते हैं कि सुसीम यहाँ था, अशोक तो पास में था। कहते हैं कि अशोक ने पहले ही जाकर, जैसे ये पहुंचा अशोक, कहते हैं बिंदुसार मर गया था। और जैसे बिंदुसार मरा उसी समय कहते हैं कि 273 में ही क्या हो गया, यहाँ पर राज्याभिषेक हो जाता है किसका, अशोक का, और अशोक बन जाता है क्या, राजा। अब कहानी को एक अलग मोड़ देते हैं यहाँ से। अशोक बन जाता है राजा, अशोक राजा तो बन गया, लेकिन ध्यान देना 273 में राजा बना, यानी कि राज्यारोहण कब हुआ इसका, 273 में। पर फाइनल राजा नहीं बना था, इसका राज्याभिषेक जो हुआ, ये राज्यारोहण अलग होता है, राज्याभिषेक की बात कर रहा हूँ। राज्याभिषेक इसका 4 साल के बाद होता है। राज्याभिषेक कब होता है, 269 ईसा पूर्व में। तो भैया 4 साल तक इसने क्या किया, अशोक ने 4 साल तक क्या किया, 4 साल तक अशोक ने ये किया कि इसके जो भाई थे ना, कितने, 99 भाई का उल्लेख मिलता है। किताबें लिखती है कि इसने 99 भाई को मारा था। जब सुसीम यहाँ से आया तो राजगद्दी पर बैठा मिला कौन, अशोक। कहते हैं कि पहला जिसको इसने मारा था वो अपने भाई सुसीम को ही मारा था। तो अशोक ने पहले किसको मारा था, अपने भाई सुसीम को मारा था। किताबें बताती कि 99 भाई को मारा था, पर इसका 5वां अभिलेख ये बताता है कि अशोक के और भी जीवित भाई थे। इसका मतलब ये हुआ, किताबें में जो लिखा हुआ है वो अलग, कुछ अलग बताते। किताबें तो लिख देते, राइटर तो कुछ भी लिख देते, लेकिन हाँ इसके 5वें शिलालेख में एक बात लिखी हुई है कि अशोक के और भी जीवित भाई का उल्लेख किया उसने। इसका मतलब ये हुआ कि अशोक ने उनको नहीं मारा जिनका कोई लेना देना नहीं था। अशोक ने उन्हीं भाइयों को मारा जो इसके राजगद्दी के बीच में आए, यानी कि जो अशोक के दुश्मन थे उनको अशोक ने मारा, बाकी जो अशोक के पक्ष में थे उनको अशोक ने नहीं मारा था। सो हम कह सकते हैं कि अशोक ने 99 भाई को नहीं मारा था, क्योंकि 5वां शिलालेख में जीवित भाइयों का भी उल्लेख अशोक ने किया है। तो इस बात से यह सिद्ध होता है कि अशोक के जो राजगद्दी के बीच में आया उसी को मारा था अशोक ने, बाकी किसी को नहीं मारा था। अब ध्यान देना दोस्तों, तो ये 99 भाई का खंडन करते हैं हम तो कि 99 भाई को नहीं मारा था, ठीक है ना, बाकी जो राजगद्दी के बीच में आया था उनको मारा था। अब ध्यान देना आगे कहानी क्या है। बिंदुसार के बारे में और भी बातें हैं। बिंदुसार के कई नाम मिलते हैं अलग अलग, जैसे मैं आपको बताऊं, बिंदुसार के कुछ नाम मिलते हैं। ये रिवीजन के हिसाब से पढ़ा रहा हूं मैं ना, नोट्स बनाना हो तो आप इन सारी बातों को नोट कर लेना, है ना, बाकी रिवीजन आप आराम से यहाँ से कर सकते हैं। देखो, बिंदुसार जो था इसके कई नाम मिलते हैं, अन्य नाम, बिंदुसार के अन्य नाम में जैसे पतंजलि का महाभाष्य है उसमें मिलता है बिंदुसार का नाम मिलता है क्या, अमित्रघात, यानी कि बिंदुसार का पहला अन्य नाम है अमित्रघात, शत्रुओं का नाश करने वाला। इसके बाद में इसका मिलता है बिंदुभद्र भी इसका एक अलग नाम मिलता है। साथ ही साथ इसका नाम मिलता है बिंदुपाल नाम मिलता है, बिंदुपाल। साथ ही साथ इसका एक और नाम मिलता है केट्स। ये इतने नाम मिलते हैं, और भी है 2-4 नाम और भी है, पर एक ही याद रखना आपको, एक तो ये याद कर लेना आप, क्योंकि पतंजलि के महाभाष्य में अमित्रघात मिलता है, ये कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। हालांकि मैंने आपको 4 बता दिए यहाँ पर, तो ये कुछ इसके अलग अलग नाम मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि फिर अशोक जो है अवंतिका प्रांत का राजा था, तो अशोक जब बार बार विदिशा से निकल के जाएगा तो निश्चित ही जो है अशोक की क्या होगी, यहाँ पर एक अशोक की शादी हो जाती है श्रीदेवी के साथ। बाकी मैं इसको अलग से पढ़ाऊंगा आपको, अशोक के बारे में जब बताऊंगा तो और अच्छे से बताऊंगा। तो श्रीदेवी के साथ विवाह हो जाता है अशोक का, और इसके एक बेटा होता है जिसका नाम था महेंद्र,
और एक बेटी होती है संघमित्रा, है ना। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ से अशोक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये बिंदुसार का पार्ट इतना ही था। बिंदुसार की मृत्यु 273 में होती है। 273 में ही राजा बन जाता है कौन? अशोक। पर फाइनली राजा कौन कब बनता अशोक? 269 ईसा पूर्व में, मतलब 4 साल के बाद। क्यों? क्योंकि उसके भाइयों को मारता हो, कुछ भाइयों को मारता है। तो इस प्रकार से दोस्तों बिंदुसार समझ में आया होगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक बार दो बार वीडियो को देख लेना। भाई मैं समझाऊंगा, इससे अच्छा कि तुम वीडियो देख लेना।